गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना पॉइंट है लिंगानुपात। देखिए, लिंगानुपात भी प्रति हजार पुरुषों पर निकाला जाता है। तो लिंगानुपात जैसे स्त्री और जहाँ पुरुष की संख्या से संबंधित है। लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष यथा देश, राज्य या स्थान के पुरुष व स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। तो अर्थात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। इसकी और भी परिभाषाएं हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को इसका मानक माना जाता है। अर्थात ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, ये नोटेट करना है हमें नोट्स में। कई बार 2 अंक में ये परिभाषा पूछी गई है बोर्ड में। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो लिंगानुपात अपनी पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं उसकी संख्या को कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों व महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। महिला और पुरुषों की समानता होनी चाहिए। अगर पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी और महिलाओं की संख्या कम होगी तो देश विकास नहीं करेगा। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है, क्योंकि महिलाएं लिंगानुपात में या संख्या में बहुत कम है। इसके आंकड़े हम जान सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए, 2011 के अनुसार हमारे यहाँ देश का लिंगानुपात 940 है। तो देखिए, लिंगानुपात 940 है, अर्थात हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 बताई गई है। सबसे ज्यादा केरल की है। केरल का लिंगानुपात इस राज्य का 1084 सबसे अधिक है, क्योंकि केरल शिक्षा में अग्रणी है, इसलिए वो किसी न किसी प्रकार से अधिक शिक्षित होने के कारण पुत्रों पर विश्वास नहीं करते हैं। उनके लिए बच्चा या किसी प्रकार से लड़का या लड़की कैसे भी वो समानता के रूप में रखते हैं। इसके साथ ही हरियाणा का लिंगानुपात में बहुत पिछड़ा राज्य बताया गया है। यहाँ लिंगानुपात हजार पुरुषों पर केवल 800 स्वतंत्र महिलाएं बताई गई है। इसी तरह से राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात बताया है 926। वैसे जैसे 2001 के जनगणना में लिंगानुपात राजस्थान का 921 था, तो इस तुलना में वृद्धि हुई है महिलाओं की संख्या में। राजस्थान में जैसे ही शिक्षा के स्तर को बढ़ा है तो महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। अब देखिए, 1901 से अब तक किसी सभी गणनाओं में सबसे अधिक जो राज्यों की सामाजिक प्रगति का सूचक बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक रहा है। लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण है भ्रूण हत्या मानी जाती है। कि महिलाओं की संख्या कम होना या पुरुषों की संख्या का बढ़ना प्रमुख कारण है भ्रूण हत्या। बच्चों को जन्म से पहले ही उनको किसी न किसी प्रकार से उनकी हत्या कर देना। सरकार द्वारा भ्रूण हत्या रोकने के लिए, यानी कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लड़कियों के जन्म और उनके जीवित रहने की स्थिति को लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तभी किसी प्रकार से महिलाओं के जहां बच्चों की जांच करनी होती है तो सरकार अवरोध लगा रखी है। अधिकतर डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लेती है कि वो भ्रूण की जांच नहीं करे, लड़का है या लड़की है। इससे संबंधित सरकार प्रयास कर रही है। समस्या सर्वाधिक एवं सबसे कम जनजागृति और शिक्षित समाज से संभव हुई है। राजस्थान में डूंगरपुर सबसे अधिक लिंगानुपात। डूंगरपुर व राजसमंद जिले ऐसे हैं जहां हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। अब देखिए, डूंगरपुर में संख्या ज्यादा बताई गई है। डूंगरपुर में 990 महिलाएं हैं हजार पुरुषों पर। राजसमंद में 988 महिलाएं हैं हजार पुरुषों पर। तो राज्य में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है, जहां प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 845 है। अब देखिए, नगरीकरण के रूप में नगरीकरण एक विशेष प्रमुखता है। अपनी जो प्रमुखता मानव संसाधन है उसमें नगरीकरण को भी बताया गया है। नगरीकरण को हमने अर्थशास्त्र में भी पढ़ा है। नगरीकरण या शहरीकरण, इसका तात्पर्य एक ही होता है, दोनों शब्द एक ही है, नगरीकरण या शहरीकरण। तो नगरीकरण उसे कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, कि लोग रोजगार की तलाश में गांवों को छोड़कर के शहरों की ओर अधिक से अधिक निवास करने लगे हैं।
क्योंकि उनको अधिक से अधिक सुविधाएं मिलती है, शिक्षा की, चिकित्सा की, या किसी प्रकार से अन्य बिजली, परिवहन। तो इन सब की साधनों की सुविधा होने के कारण लोग गांवों को छोड़कर के शहरों में बसने लगे और पर्याप्त रूप से रोजगार शहरों में अधिक मिलता है। तो शहरों में लोग जाकर के बसते हैं, पलायन करते हैं, इस कारण से वहां संख्या अधिक बढ़ रही है। इसी को हम नगरीकरण या शहरीकरण कहते हैं। तो देखिए विस्तार से दिया है कि नगरीकरण से तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से क्षेत्र की ओर पलायन करना है। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार जैसे क्षेत्रफल है, जनसंख्या इत्यादि का विस्तार ही शहरीकरण कहलाता है। कि शहर में जैसे ये लोग जाकर के गांवों से पलायन करेंगे, शहरों में रहेंगे, तो क्षेत्रफल शहर का बढ़ेगा और शहर की जनसंख्या भी बढ़ेगी। इसी को नगरीकरण या शहरीकरण कहा जाता है। तो देखिए भारत में ये नगरीकरण या शहरीकरण जो है स्वतंत्रता के बाद होने वाली वह प्रमुखतः घटना है, जिसमें भारत में नगरों की संख्या और आकार में तेजी से वृद्धि हुई है और साथ ही कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत भी बढ़ा है। एक और जहां नगरीकरण या शहरीकरण, आधुनिकरण, औद्योगिकरण, वर्तमान में उद्योगों की संख्या का बढ़ना, औद्योगिकरण, तो उद्योगों की संख्या बढ़ रही है। सामाजिक प्रणाली का प्रमुखतः घातक है, वह दूसरी ओर यह पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों के लिए घातक बताया गया है। गत वर्षों की जनगणना के में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित शहरी क्षेत्र या नोटिफाइड एरिया आदि सभी को शहरी क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक है। अब देखिए भारत की जनसंख्या का 3/4 से थोड़ा कम भाग गांवों में निवास करता है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है तथा शहरी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का रोजगार, शिक्षा एवं अन्य शहरी सुविधाओं हेतु शहर की ओर पलायन करना है। देखिए भारत की 121 करोड़ में से 83.3 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण व 37.7 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। अर्थात जनसंख्या का लगभग 70% भाग ग्रामीण है। कि हमारे आज भी गांवों में लोग अधिक संख्या में रहते हैं। तो तालिका 12.6 विभिन्न दशकों में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इन आंकड़ों से लेके इन तालिका में हम जान सकते हैं कि जो शहरी जनसंख्या है वो प्रतिशत बढ़ रहा है और जनसंख्या शहरों की ओर पलायन को दर्शाया गया है। इसे हम जान सकते हैं। देखो 1901 में ग्रामीण जनसंख्या गांवों में लोग 89.2% लोग रहते थे, शहरों में मात्र 10.8% लोग रहते थे। तो ये जो रह रहे थे, जैसे ही लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे तो हर 10 वर्ष के आंकड़े में देखो जनसंख्या शहरों में बढ़ती नजर आ रही है और गांवों की घटती नजर आ रही है। तो ये आंकड़ा बता रहा है धीरे धीरे देखो 2011 के दशक में ये कहते हैं कि ये आंकड़ा गांव में आज 70% लोग ही रहते हैं और शहर में 30% बढ़ गए। यानी कि पहले जहां 10% थे अब शहरों में 30% बढ़ गए हैं। तो शहरों का क्षेत्रफल भी बढ़ा है और जनसंख्या भी बढ़ी है। इसी तरह से राजस्थान की कुल जनसंख्या जहां 13% भाग ग्रामीण एवं शेष 24.87% भाग शहरी क्षेत्र में निवास करता है। हालांकि शहरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, परंतु आज भी राजस्थान में 3/4 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय भी बताया गया है। तो देखिए इस प्रकार विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर इसमें बताया गया है हमारे राजस्थान और भारत की जनसंख्या नीति। तो पहले राजस्थान भारत की जनसंख्या नीति के बारे में बताया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे संबंधित क्या नियम बने उसको कहा गया जनसंख्या नीति। कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करके शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 से कम करके व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने और लड़कियों की शादी की उम्र में बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। परिवारों के आकार को सीमित रख कर एवं व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम भी बताई गई है। अब देखिए राजस्थान की जनसंख्या नीति, जहां अपने विस्तार में बताया गया है देश की जनसंख्या नीति। देश की जनसंख्या नीति में बहुत से नियोजित कार्य किए गए हैं, यानी कि परिवार को सीमित रखना, स्वास्थ्य से संबंधित बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब दिया है राजस्थान की जनसंख्या नीति कि राजस्थान की जनसंख्या को किस प्रकार इसको स्थिर रखा जाए, जनसंख्या नहीं बढ़े और लिंगानुपात सही रहे, इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का कारण राज्य की विशेष भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रहा है। यहाँ का 2/3 भाग मरु प्रदेश है, रेगिस्तान है, और एक बड़ा भाग पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्र है। अधिकतर क्षेत्र में पर्वत है और कुछ क्षेत्रों में जनजातियां रहती है जो जंगलों में रहती है। महिला साक्षरता यहाँ बहुत कम है, 52.66% ही है। हमारे यहाँ सामाजिक चेतना सोचनीय स्तर पर है कि हमारे समाज का स्तर बहुत ही निम्न स्तर पर है, हमारा ढांचा मजबूत नहीं है समाज का। महिलाएं आज भी संस्थागत प्रसव की अपेक्षा दाई द्वारा प्रसव कराने को अधिक महत्व देती है कि महिलाओं के बच्चा जन्म होता है तो अधिकतर अस्पतालों में न जाकर के केवल दाई से ही बच्चा जन्म लेता है। बच्चे के स्वस्थ एवं जीवित रहने की कम संभावना के कारण अधिक बच्चों का जन्म, कम आयु में विवाह तथा लड़की पैदा करने की चाह के कारण प्रदेश की जन्म तथा शिशु मृत्यु दर अधिक रही है। कि हमारे प्रदेश की जो है अधिक से अधिक बच्चों की जन्म दर ज्यादा है तो बच्चों की शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है, बच्चे मरते भी ज्यादा है क्योंकि कम अवस्था में ही हमारे यहाँ बाल विवाह होते हैं। इसके कारण से हमारे बच्चे की मृत्यु अधिक से अधिक होती है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की चुनौती का सामना करने के लिए राजस्थान की विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। योग्य दंपतियों को उनकी इच्छा अनुसार परिवार कल्याण की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाकर परिवार सीमित करने हेतु शिक्षित किया जा रहा है। नियमित टीकाकरण अभियान, मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण दिवस व मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषण सेवाएं सुलभ करवाई जा रही है ताकि शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। तो ये जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान की सरकार के द्वारा, परिवार कल्याण से संबंधित एक टीकाकरण योजना भी चलाई जा रही है। टीकाकरण योजना में माता और बच्चों को, जहां छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उनको निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई है कि कोई रोग उनको न लगे, रोगों से सुरक्षा हो सके। तो इसके लिए अपनी राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है और संपूर्ण बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए मुफ्त में टीके लगाए जाते हैं। जन मंगल योजना के माध्यम से गांव-गांव में जन मंगल जोड़ परिवार कल्याण के अंतर्गत साधन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कहते हैं कि जन मंगल योजना के द्वारा ऐसे जोड़े तैयार किए गए हैं जो घर घर जाकर के लोगों को परिवार सीमित रखने के उपाय बता रहे हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं की अहम भूमिका है कि परिवार को अधिक से अधिक विकास करने के लिए महिलाओं को विशेष प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। महिलाएं स्वास्थ्य केंद्र में जाए और टीके लगवाए, बच्चों के टीके लगवाए, जिससे जन्म दर जो है अधिक से अधिक सही रहे, मृत्यु दर को कम किया जा सके, बच्चे अधिक नहीं मरे। इन सारी सुविधाओं के लिए यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः महिला स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए गए हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को विभिन्न जन स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी हो सके, इससे लाभान्वित हो सके। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण की सेवाओं को सुलभ बनाया जा रहा है। इस प्रकार अपने राजस्थान की सरकार प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक किसी न किसी प्रकार से योजनाओं के माध्यम से हमारे यहाँ महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाया जाए और महिलाओं की शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, तभी हमारे समाज का स्तर ऊपर उठ सकता है। क्योंकि हमारे जो सामाजिक ढांचा है राजस्थान का वो बहुत कमजोर है। इसका प्रमुख कारण है हमारी महिलाओं की शिक्षा का स्तर निम्न होना, और महिलाओं की शिक्षा का स्तर कम होने के कारण भी वो आज भी अपने बच्चों का जन्म घर पर ही करवाते हैं, किसी प्रकार के अस्पताल की सुविधाओं को नहीं ले पाती है। इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है
जल मंगल जो योजना के जोड़े तैयार किए गए हैं उनके माध्यम से वो गांव और दिहाड़ियों में जाकर के इनके लिए प्रेरित किया जा रहा है। और आजकल आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनके माध्यम से भी महिलाओं को सतर्क किया जा रहा है कि आपको टीके लगवाने चाहिए। आप किसी प्रकार से प्रसव करवाए या बच्चा जन्म हो तो अस्पताल में जाइए। किसी न किसी प्रकार से रोग जो है वो नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो टीकाकरण अभियान है ये भी हमारी राजस्थान सरकार मुफ्त में करवा रही है कि किसी न किसी प्रकार से हमारे राजस्थान की जो प्रमुख है महिला साक्षरता है उसमें वृद्धि की जा सके और हमारी जो सामाजिक ढांचा है उस सामाजिक ढांचे को भी अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा सके। तो हमारे जहाँ 2011 की जनगणना में कहते हैं कि हमारे यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर को बहुत कम किया जा रहा है कि देश में जन्म दर भी कम होना चाहिए तो मृत्यु दर भी कम होना चाहिए, तभी देश विकास करता है, अन्यथा विकास नहीं कर पा सकता है। तो इसके लिए ये आपका लेसन पूरा होता है। अब ये नोट्स बनाने के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट दिन भेजे जाएंगे। इसके लिए आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। जो जो पॉइंट बताए गए हैं उनकी विशेष बातों को नोटेट कीजिए और नोटेट करने के बाद में आप इसको विस्तार से लिख लीजिए। कल आपको फिर इसके क्वेश्चन और आंसर जो है ये भेजे जाएंगे, इसलिए आप इनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।